हेलो एवरीवन। मैं फरजान आप लोगों का स्वागत करता हूँ नेट जेआरएफ स्टडी सेंटर पर। तो आज हमारा पहला पार्ट है जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का तीसरा राइटर रहेगा। पहले हम दो राइटर और भी पढ़ा चुके हैं, तीन राइटर। पहला था कन्फ्यूशियसवाद, कन्फ्यूशियस, और दूसरा अरस्तु को पढ़ाया था। उससे पहले हमने प्लेटो को कंप्लीट करवाया था। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मैकियावेली रहेगा। तो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देनी है आप सभी के लिए। जो भी विद्यार्थी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस या फिर सेट और टीजीटी पीजीटी या फिर पीसीएस या फिर यूपीएससी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे जो भी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब के लिए बेनिफिशियरी है। और हमारी ये सीरीज हम कंप्लीट करवाएंगे। इसमें सभी जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक, लेके अगर हम बोलें तो जैसे 10th 12th से लेकर या फिर जैसे प्रोफेसर लेवल का जो जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे कंप्लीट हम इसमें करवाएंगे। तो आप हमारी इस बैच से बने रहिएगा। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियरी क्लासेस होंगी। तो आइए शुरू करते हैं मैकियावेली। तो मैकियावेली के कुछ हेडिंग्स हमने सेट की हैं। जैसे पहले इनका इंट्रोडक्शन रहेगा। तो इंट्रोडक्शन के बाद मानव स्वभाव है। मानव स्वभाव से फिर अगला जो हेडिंग हमारा रहेगा वह पहला आधुनिक विचारक। तो जो हमने पहले इनसे पहले विचारक पढ़े हैं उन सब में इनको सबसे पहला आधुनिक विचारक बोला गया है। क्यों बोला गया है वो हम आगे पढ़ेंगे। मैकियावेली के विचारों की विशेषता क्या है। और अगला जो हेडिंग हमारा रहेगा इसमें मैकियावेली अपने युग के शिशु के रूप में। तो अपने युग के शिशु के रूप में इसको क्यों जाना जाता है। तो इसके कुछ सब पॉइंट्स रहेंगे जैसे पुनर्जागरण है, शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना है, राष्ट्रीय राज्यों का उदय है, इटली का राजनीतिक विभाजन है, और इटली की एकता में पोप का बाधक बाधक होना, और इटालियन समाज की दुर्दशा। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं ये उस टाइम के समाज में प्रचलित मैकियावेली के द्वारा ही किए गए थे। तो इसलिए इनको अपने युग का शिशु बोला गया है। तो इनको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हेडिंग हमारा रहेगा सद्गुण और भाग्य, यानी वर्च्यू और फॉर्च्यून के बारे में है। तो वर्च्यू और फॉर्च्यून में बर्लिन का जो महत्वपूर्ण कथन रहेंगे तो इनको हम कंप्लीट करवाएंगे। आगे हम देखेंगे मैकियावेली की शासन पद्धति। तो मैकियावेली की जो शासन पद्धति है वो किस टाइप की है, किस प्रकार की है, जिसमें वो दो टाइप की बात करते हैं जैसे आदर्श स्वरूप और व्यवहारिक स्वरूप। जो द प्रिंस है और द लिबी पर वार्ता, तो ये दो इनकी बुकें हैं अलग अलग। तो ये हम डिस्कोर्स ऑन लिवी और द प्रिंस इनको आगे हम कंप्लीटली देखेंगे। और इससे अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा राजनीति और नीति शास्त्र का अलगाव। तो राजनीति और नीति शास्त्र को इन्होंने अलग अलग कैसे किया है वो देखेंगे। उसके बाद समालोचना है, इसकी आलोचनाएं पढ़ेंगे। उसके बाद इनकी रचनाएं। तो रचनाओं में इनकी जो किताबें हैं उनको देखेंगे। उनमें जैसे प्रिंस हो गया, प्रिंस क्या है, शासन कला के ऊपर है। और अगला डिस्कोर्स ऑन लिवी है, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के ऊपर है। तो ये देखेंगे, ठीक है। ये एक पैम्पलेट है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको अब। शुरू से देखते हैं। तो मैकियावेली का इंट्रोडक्शन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। आधुनिक आधुनिक युग में आधुनिक युग के सुधारक मैकियावेली का जन्म फ्लोरेंस इटली में हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो इटली में हुआ था। इनकी जो पुस्तक है द प्रिंस फ्लोरेंस के शासक लोरेंजो दी मेडिसी को समर्पित है। इस समय यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। सामंतवाद से, जो सामंतवाद है उससे पूर्ण निरंकुश राजतंत्रीय सत्ता का विकास हो रहा था। जो सामंतवाद है वहां से जो यूरोपीय परिस्थिति थी वो पूर्ण निरंकुश राजतंत्र की ओर अग्रसर थी। और चर्च का प्रभाव कम हो रहा था। उनका उद्देश्य इटली की एकता और इटली को शक्तिशाली बनाना था। जो इनका उद्देश्य था मैकियावेली का वो इटली का एकीकरण, इटली को शक्तिशाली बनाना। और जो वहाँ की इटली का जो आप मैप देखेंगे तो बीच में क्या है कि सॉरी, इटली का जो मैप देखेंगे तो बीच में जो पोप शाही वहाँ का जो शासन है वो बीच में था। तो क्या है कि इटली का एकीकरण नहीं होने दे रहा था। तो उसके ऊपर वो आगे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली ने क्या बोला है। से मानव स्वभाव थे, यानी स्वभाव मूल्यतः क्या है।
मानव का स्वार्थी है, लालची है, डरपोक है। मानव मूल उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। तो मानव का जो मूल उद्देश्य है वो अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। ठीक है, मानव का स्वभाव कैसा है? स्वार्थी, लालची और डरपोक है। और मानव का मूल उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। संपत्ति की रक्षा के लिए ही वह शक्ति अर्जित करना चाहता है। वो जो संपत्ति की रक्षा के लिए ही अपना जो संपत्ति है वो अर्जित करना चाहता है। राजा को इन स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए, तो इनका जो बेसिक मानव स्वभाव के ऊपर जो बोला गया है इसको एक बार फिर से देखते हैं। मानव स्वभाव मूलतः स्वार्थी, लालची और डरपोक है। मानव का मूल उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है और संपत्ति की रक्षा के लिए ही शक्ति अर्जित करना चाहता है। जो व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए ही शक्ति अर्जित करना चाहता है। राजा को इन स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भय और प्रेम दोनों का प्रयोग करना चाहिए। मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन संपत्ति का विनाश को आजीवन नहीं भूलता। यानी अपने पिता की जो मृत्यु है उसको भूल सकता है व्यक्ति, लेकिन जो संपत्ति का विनाश है उसको आजीवन ध्यान रखता है, उसको भूलता नहीं है। मैकियावेली ने मानव स्वभाव को सार्वभौमिक माना है क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी है। ठीक है, तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो रहेगा पहला आधुनिक विचारक। तो मैकियावेली को पहला आधुनिक विचारक क्यों बोला गया है इसके बारे में हम देखते हैं। राजनीतिक विचारक में राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली को प्रसिद्ध कृति जो मैकियावेली की प्रसिद्ध कृति है द प्रिंस को राजनीतिक सिद्धांत की प्रथम आधुनिक कृति माना गया है। जो इनकी कृति है यानी बुक है जो द प्रिंस, उसको आधुनिक कृति माना गया है। यही कारण है कि मैकियावेली को वस्तुतः पहला आधुनिकी विचारक कहा गया है। क्यों कहा गया है वो भी देखते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि मैकियावेली की डिस्कोर्स ऑन लिवी लिवी पर वार्ता या डिस्कोर्स ऑन लिवी और द प्रिंस, इन दो प्रमुख कृतियों ने प्रचलित राजनीतिक चिंतन शैली में युगांतकारी परिवर्तन ला दिया। दूसरे शब्दों में मैकियावेली ने मध्ययुगीन चिंतन पर कटाक्षेप करके राजनीतिक विचारों के इतिहास को आधुनिक युग की दोहरी पर दोहरी पर लाकर खड़ा कर दिया, यानी धुरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। ठीक है, आधुनिक विचारक, इसको आगे देखते हैं। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली की प्रसिद्ध कृति द प्रिंस को राजनीतिक सिद्धांत की प्रथम आधुनिक कृति माना जाता है। तो ये हम कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी, ये क्या है कि दोबारा से ऐड हो चुका है इसमें, तो इसको हम काट देते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं मैकियावेली के विचारों की विशेषता क्या है। तो पहला आधुनिक विचारक क्यों बोला गया है? पहला आधुनिक विचारक, इनकी जो बुक है द प्रिंस, जो व्यवहारिक बुक है उसके अकॉर्डिंग इनको पहला आधुनिक विचारक बोला गया है। तो दूसरा देखते हैं मैकियावेली के विचारों की विशेषता क्या है। तो मैकियावेली के जो विचारों की विशेषता ये है कि मैकियावेली ने यूनानी युग के नैतिकतापूर्ण विचारों के बजाय राजनीति में यथार्थ का विश्लेषण किया है। जो पहले जो राजनीतिक विचारक थे उनकी जो उनकी जो सोच थी वो नैतिकता पर आधारित थी, लेकिन ये क्या है कि यथार्थवाद का पहला विश्लेषण इन्होंने अपनी कृति में किया था। उनका मूल उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान, परंपरागत या सैद्धांतिक प्रश्नों का उत्तर देना नहीं था, बल्कि उनका सरोकार बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्नों से था। तो इटली का इन्होंने क्या था कि इटली का उदय अच्छा हो या फिर इटली को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, इस चीज पर अपना व्यवहार था। ये नहीं था कि क्या होना चाहिए। इनका जो मेन ध्यान था क्या है और क्या हो सकता है पे ध्यान है। ठीक है, तो व्यवहारिक विचारक हैं। मैकियावेली ने कई आधुनिक राजनीतिक राजनीतिक विचारों का बीजारोपण किया। मैकियावेली ने कई आधुनिक राजनीतिक विचारों का बीजारोपण भी किया है। उनमें से संप्रभुता है, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य है, और धर्मनिरपेक्षता है, और गणतंत्र जैसे विचारों का शुभारंभ किया। तो आधुनिक राजनीतिक विचारों का जो बीजारोपण इन्होंने किया है उनमें सबसे पहले संप्रभुता है, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य है, और धर्मनिरपेक्षता है, गणतंत्र है। ऐसे विचारों को शुभारंभ मैकियावेली के द्वारा ही किया गया था, इसलिए इनको आधुनिक विचारक बोला गया था, पहला आधुनिक विचारक। तो मैकियावेली ने अपनी द इनकी जो जो रचना है, मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में शासन कला का विचार दिया।
मैकियावेली ने एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए राजनीति में हिंसा, धोखेबाजी आदि को उचित माना, जो कि गांधी जी ने उचित नहीं माना। इन्होंने हिंसा और धोखेबाजी को भी राजनीति में उचित माना है। ठीक है। इसके अनुसार एक शक्तिशाली राजा की शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है, यानी एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। उसमें राजा के लिए शेर जैसी बहादुरी तथा लोमड़ी जैसी चालाकी जैसे गुणों का होना उचित है। तो एक शेर, एक राजा को कैसा होना चाहिए? लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। ये दोनों गुण एक राजा में होने चाहिए। ठीक है। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण या उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा, बल प्रयोग से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उसको अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़े तो उसको धोखा, धोखाधड़ी, छल कपट, इन सारी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए अपने राज्य को बचाने के लिए। तो मैकियावेली उत्कृष्ट उदारता अपनाने का परामर्श देते हैं। अतः उसने कहा है कि राजा जैसा दिखे वैसा होना नहीं चाहिए, यानी राजा को अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन अच्छा हो ना हो ये राजा पर डिपेंड करता है। नहीं होगी तो भी चलेगा। सीजर बोर्जियस मैकियावेली का आदर्श राजा था। कौन था? सीजर बोर्जियो। तो सीजर बोर्जियो इनके जो आदर्श राजा ये थे। तो मैकियावेली अपने युग के शिशु के रूप में क्यों जाने जाते हैं? तो इनकी कुछ हम हेडिंग्स देख लेते हैं और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो डेनिंग के शब्दों में ये प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु था। तो अपने युग का शिशु था फ्लोरेंस निवासी, ये किसने बोला था? डेनिंग ने। मैक्सी क्या बोलते हैं? मैक्सी ने भी मैकियावेली को अपने युग की संतान कहा। तो ये अपने युग की संतान किसने बोला? मैक्सी ने। ये पूछा जाता है, नेट जेआरएफ में कई बार पूछे गए हैं इनसे सवाल कि मैक्सी ने किस लेखक या किस ऑथर को अपने युग का शिशु कहा। तो फ्लोरेंस निवासी जहां आएगा डेनिंग आ जाएगा, और जहां पर संतान की बात करेंगे मैक्सी आ जाएगा। ठीक है। कहा वे तत्व जिन्होंने मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन का मार्गदर्शन किया, जिनसे प्रभाव से वह अपने युग का शिशु कहलाए, मुख्य निम्नलिखित हैं। तो अपने युग का शिशु क्यों कहलाया था? ये कुछ पॉइंट हैं। जैसे पुनर्जागरण, पहला हो जाएगा पुनर्जागरण। मैकियावेली पुनर्जागरण आंदोलन से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे या हुआ था। मैकियावेली मैकियावेली पर इन आंदोलनों का प्रभाव इसलिए भी अधिक पड़ा क्योंकि फ्लोरेंस उस समय पुनर्जागरण का प्रमुख नगर और इटली की संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, क्योंकि फ्लोरेंस था, फ्लोरेंस से बिलोंग करते थे। फ्लोरेंस इटली में इनका जन्म हुआ था, तो वहां से बिलोंग करते थे। तो वहां पर जो प्रतिक्रियाएं चल रही थी तो उनका इन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है। तो जोन्स क्या बोलते हैं? डब्ल्यू टी जोन्स बोलते हैं मैकियावेली फ्लोरेंस और पुनर्जागरण का शिशु था। अब यहाँ फ्लोरेंस और पुनर्जागरण दोनों का शिशु किसने बोला है? डब्ल्यू टी जोन्स ने। और दूसरा हम देखते हैं शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। यूरोप में पुनर्जागरण के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी अनेक परिवर्तन हुए। इंग्लैंड, फ्रांस और शक्तिशाली स्पेन में राजतंत्रों की स्थापना हुई। इंग्लैंड में हेनरी अष्टम यानी हेनरी आठ ने, फ्रांस में लुईस 11 और चार्ल्स अष्टम यानी आठ, लुईस 12वें ने स्पेन में फर्डिनांड ने सामंत और उनकी प्रतिनिधि सभाओं का दमन करके शक्तिशाली और निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना की। पोप अपना प्रभाव खो रहा था। मैकियावेली की रचना एक बात का स्पष्ट प्रमाण देती है कि वह शक्तिशाली राजतंत्र के उदय से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। यानी जो इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में शक्तिशाली राजतंत्र यानी निरंकुश तंत्र की जहां स्थापना हो रही थी, तो ये भी चाहते थे कि इटली में भी ऐसा ही शासक हो जो शक्तिशाली हो और इटली को एक सूत में बांधे और शक्तिशाली बनाए। ठीक है। तो राष्ट्र राज्यों का उदय, उस समय भी प्रवृत्ति केवल शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना ही नहीं थी, बल्कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना भी थी। अब राष्ट्र राज्य, ये बात करते हैं शक्तिशाली राजतंत्र और राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, तो दोनों की बात करते हैं। ठीक है। इटली का राजनीतिक विभाजन। इटली लगभग 700 वर्षों तक अनेक नगर राज्यों में बटा रहा, यानी 700 वर्षों तक वो छोटे छोटे अलग अलग नगर राज्यों में बटा हुआ था। और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप इटली 5 राज्यों में विभक्त था। यानी 16वीं शताब्दी में जब ये पुनर्जागरण चल रहा था तो उस टाइम इटली कितने भागों में बटा हुआ था? 5 भागों में। पहले नेपल्स था, नेपल्स में राजतंत्र था।
मिलान में ड्यूक राज्य था, और रोमन कैथोलिक चर्च, मतलब जो रोम था वहाँ कैथोलिक चर्च पोप का शासन था। वेनिस में गणतंत्र था, फ्लोरेंस में गणतंत्र था। तो मैकियावेली फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन के एकीकरण के आदर्श से बहुत प्रभावित था, और इन 5 राज्यों के एकीकरण करके फ्रांस की एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहता था। यानी फ्रांस को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करना चाहता था। इटली की एकता में पोप का बाधा होना, पोप तंत्र इटली की एकता में सबसे बड़ी अड़चन थी, और इसलिए मैकियावेली चर्च के विरुद्ध था तथा उसने चर्च को राज्य के अधीन लाने की बात कही। इटालियन समाज की दुर्दशा, इटालियन समाज की जो उस टाइम की दुर्दशा थी वो देख लेते हैं किस टाइप की थी। मैकियावेली के समय इटालियन समाज में नीतिपरायणता, ईमानदारी और देशभक्ति का अभाव था, तथा यहाँ पर भी पोप स्वयं चरित्र की अपवित्रता की सीमा लांघने लगा था। इसलिए ही सामाजिक दुर्दशा का मैकियावेली पर गहरा प्रभाव पड़ा, और देश के एकीकरण के लिए वह शक्ति का पुजारी बना, और उसने राष्ट्रीय सेना की आवश्यकता पर बल दिया, तथा उसने अपने ग्रंथों में व्यवहारिक राजनीति को ही मान्यता प्रदान की। तो ये क्या है कि व्यवहारिक विचारक थे, तो इन्होंने व्यवहारवाद पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि जो अभी चल रहा है उनकी सोसाइटी में उस पर ध्यान दिया और उसको सुधारने की बात कही। अगला जो हेडिंग रहेगा हमारा, सद्गुण और भाग्य। सद्गुण और भाग्य में क्या फर्क है वो देखेंगे। वर्च्यू और फॉर्च्यून। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुणों का सहारा लेना चाहिए, भाग्य का नहीं। ये बोल देते हैं ना कि उसके भाग्य में ऐसे लिखा था, या फिर बोल देते कि ऊपर वाले की मर्जी थी, ऊपर वाले के हिसाब से सारी चीजें होती, तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो वर्च्यू पर ध्यान देते हैं, यानी सद्गुण पर। शक्ति द्वारा विपरीत परिस्थिति भी नियंत्रित की जा सकती है, यानी शक्ति अगर है तो विपरीत परिस्थिति, यानी जो खराब परिस्थिति है किसी भी राज्य की, उसको सही किया जा सकता है, ये इन्होंने बोला था। ठीक है। तो बर्लिन के अनुसार देखते हैं, राजनीति और नैतिकता का संबंध। नैतिकता के 2 मापदंड हैं। बर्लिन की रचना द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली है। तो इनकी जो बर्लिन की बुक है उसमें देखते हैं द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली के विचारों में शक्ति राजनीति का विचार पाया जाता है। उसने राजनीति को धर्म से पृथक कर दिया। उसने राजनीति को नैतिकता के मध्यम नवीन संबंधों का निर्माण किया। मैकियावेली के अनुसार राजा पर नैतिक मापदंड लागू नहीं होते। यदि राजा नैतिक मापदंडों से बंधा होगा तो उसके लिए हानिकारक है। नैतिकता के मापदंड आम व्यक्तियों पर लागू होते हैं। उसने नैतिकता की नई परिभाषा देते हुए कहा है कि शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य नैतिक है। इसलिए मैकियावेली अनैतिक नहीं बल्कि नैतिकता से तटस्थ हैं। ठीक है। धर्म व राजनीति के संबंध में मैकियावेली ने धर्म व राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया, और मैकियावेली ने पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रखा। मैकियावेली ने चर्च एवं राज्य के मध्यम पूर्ण पृथक्करण का प्रयास किया है। ठीक है, पूर्ण पृथक्करण किया है। ठीक है। तो यानी जो मैकियावेली है, राज्य और जो चर्च है उनको पूर्ण, उनके जो अधिकार हैं उनको बांटने की बात करते हैं, दोनों को अलग अलग करने की बात करते हैं, जिससे राज्य और जो चर्च है उनमें आपस में टकराव ना हो, और राज्य के अधीन ही चर्च को रखने की बात करते हैं वो। ठीक है। तो आगे देखते हैं मैकियावेली की शासन पद्धति कैसी है। द डिस्कोर्स, इनकी जो 2 बुक है मैन, एक द प्रिंस और दूसरा है डिस्कोर्स ओनली वे। तो डिस्कोर्स में क्या बोलते हैं, द डिस्कोर्स, मैकियावेली ने स्वतंत्रता का भी समर्थन किया है। जो डिस्कोर्स है उनमें क्या बोलते हैं देखते हैं। मैकियावेली ने स्वतंत्रता का भी समर्थन किया है। उसने कहा है कि प्राचीन रोम में स्वतंत्रता अभी के लिए उपलब्ध थी, इसलिए विधि निर्माण का ये कर्तव्य है कि स्वतंत्रता को संरक्षित करें। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस तथा डिस्कोर्स में शासन पद्धति का वर्णन किया है। प्रिंस में शक्तिशाली, अब इनकी जो प्रिंस है बुक है उनमें वो शक्तिशाली राजा का समर्थन किया। डिस्कोर्स में गणतंत्र समाज का समर्थन किया। मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप में निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना, और सैद्धांतिक रूप से उसने गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना। गणतंत्रीय शासन की सुरक्षा बेहतर होती है। उसने कहा है कि आम नागरिकों का सामूहिक विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। उसने स्पष्टता
स्पष्टतः कहा है कि गणतंत्रीय शासन सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन वे उन्हीं समाजों में लागू होता है जहां व्यक्ति सद्गुणी हों। उनके अनुसार स्विट्जरलैंड जैसे देशों में यह प्रणाली लागू की जा सकती है क्योंकि वहां के व्यक्ति सद्गुणी हैं और शक्ति मैकियावेली के विचारों में शक्ति राजनीति का समर्थन किया है। मैकियावेली ने केंद्रीय शक्ति का समर्थन किया। शक्ति को बढ़ाने के लिए बल का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए। हिंसा का प्रयोग शीघ्रता से करना चाहिए। हिंसा का प्रयोग बर्बर एवं त्वरित रूप से करना चाहिए। मैकियावेली ने किसी भी साधन का प्रयोग करके करके शक्ति को उचित माना है। तो इन्होंने क्या है कि दो प्रकार की शासन प्रणालियों के बारे में बताया है। प्रिंस प्रिंस में क्या है कि ये निरंकुश शासन की जो स्थापना की बात करते हैं वो उचित मानते हैं जहां पर सद्गुणी व्यक्ति नहीं हो। यानी इन्होंने बोला है कि जैसे स्विट्जरलैंड जैसा देश है वहां पर गणतंत्र ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो सच्चरित्र हैं। उनका जो अ, आचार विचार है वो सही है। लेकिन ये जो इटली के जो व्यक्ति हैं वो थोड़े से धूर्त हैं और लालची हैं। यहाँ पर क्या है कि द प्रिंस लागू होगी। द प्रिंस में क्या है कि जो शासक है वो शक्तिशाली होगा। तो आगे देखते हैं हम मैकियावेली के अनुसार शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। जो शासन प्रणाली का वर्गीकरण मैकियावेली के अनुसार है उसको देखते हैं। पहला आदर्श स्वरूप, दूसरा है व्यवहारिक। जो आदर्श स्वरूप है वो गणतंत्र का है, गणतंत्र। और राजतंत्र में व्यवहारिक है। जहाँ सच्चरित्र लोग हैं, सच्चरित्र लोगों के लिए उपयुक्त रहेगा गणतंत्र और भ्रष्ट लोगों के लिए सबसे बेहतर रहेगा व्यवहारिक यानी राजतंत्र। ठीक है। तो आगे देखते हैं राजनीतिक और नीति शास्त्र का अलगाव। यानी जो राजनीति है उसको राजनीति से नीति शास्त्र को अलग कैसे किया गया है वो हम इसमें देखते हैं। मैकियावेली को अपने विस्तृत अनुभव से यह विश्वास हो गया कि राष्ट्र राज्य को संगठित करने के लिए पूर्ण राजतंत्र का रास्ता सबसे प्रभावशाली सिद्ध होगा। 16वीं शताब्दी के आरंभ में जब मैकियावेली बड़ा हो चुका था तब उसने देखा कि चर्च एवं राज्य के लिए सीमित शासन का जो आंदोलन परिषदिक युग यानी परिषदिक आंदोलन जो चल रहा था उस टाइम चर्च और परिषद के बीच में जोरों पर था, वह अब समाप्त हो चुका है। वहीं अभिजात तंत्र भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है तथा यूरोप के अग्रणी देशों में धर्मनिरपेक्ष राज्यों का उदय हुआ। वहां पूर्ण राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुईस चार्ल्स चार्ल्स अष्टम और लुईस द्वादश, स्पेन में फर्डिनांड है। जर्मनी में मैक्सिमिलियन मैक्सिमिलियन ने अपने अपने राज्यों की सामंती सभाओं को एकदम प्रभावहीन बना दिया। तो यहाँ क्या है कि राजतंत्रीय शासन स्थापित हो गया था और राजतंत्रीय शासन जो होता है वो शक्तिशाली होता है क्योंकि उसमें चर्च होता है जो राज्य के अधीन आ जाता है और जितनी भी संस्थाएं वो राज्य के अधीन आएंगी, राज्य के बराबर नहीं होंगी। तो इसकी आलोचना देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म, मैकियावेली ने उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग किया। यानी प्रयोग को क्षमता सॉरी दोबारा देख लेते हैं। मैकियावेली ने उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनैतिक साधनों के प्रयोग को क्षमा करने योग्य ठहराया। ये एक खतरनाक रास्ता है। एक बार उत्तम लक्ष्य की सिद्धि के अनुचित या अनैतिक साधनों के प्रयोग की छूट दे दी जाती है तो अनैतिक लक्ष्यों का रास्ता खुलने में देर लगती है। यही कारण है कि आधुनिक भारतीय समाज दार्शनिक महात्मा गांधी ने साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल दिया। इन्होंने जो मैकियावेली हैं उन्होंने क्या है कि वो बोलते हैं कि लक्ष्य मिलना चाहिए, यानी लक्ष्य हासिल होना चाहिए, चाहे उसमें साध्य गलत इस्तेमाल किए हों या साधन, वो फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। लेकिन गांधी जी इसके अपोजिट है। गांधी जी बोलते हैं कि लक्ष्य की सिद्धि के लिए साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होने चाहिए। आज के राजनीतिज्ञ केवल संकट के समय ही भ्रष्ट लोगों पर शासन करने की कला सीखने के लिए मैकियावेली की सूझबूझ से फायदा उठा सकते हैं, परंतु जब लोगों का चरित्र निर्माण करके सामाजिक पुनर्निर्माण का रास्ता अपनाना हो ता- तब वह हमें केवल गुमराह कर सकते हैं। यही कारण है कि मैकियावेली को शैतानों का शागिर्द और तानाशाहों का उस्ताद कहा जाता है। जहाँ किसी के देश की सुरक्षा खतरे में हो वहाँ यह विचार नहीं करना चाहिए कोई तरीका उचित या अनुचित
दयापूर्ण या क्रूरतापूर्ण, गौरवशाली है या लज्जाजनक, महत्वपूर्ण नहीं। तो ये बोलते हैं कि जहाँ पर देश की जो बात आ जाए तो वहाँ पर किसी भी रास्ते को अपना सकते हैं। उसमें मायने नहीं रखता कि वो कौन सा रास्ता सही है या गलत है, बस उसका उद्देश्य सही होना चाहिए। तो इसकी बुकें देख लेते हैं हम। इसकी पुस्तक है, पहला द प्रिंस है। द प्रिंस में क्या है, जो 1532 में लिखी गई थी, इसमें शासन कला का वर्णन किया गया है। द प्रिंस फ्लोरेंस के शासक लोरेंजो दी मेडिसी मेडिसी को समर्पित थी। द प्रिंस को हीगल ने इनको महान बुक की श्रेणी में रखा। द प्रिंस द प्रिंस को हीगल ने महान और एक वास्तविक प्रतिभाशाली राजनीतिक व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी, जिसका सर्वोच्च और महान उद्देश्य था। और डिस्कोर्स जो इनकी बुक है, इनमें लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर वर्णन है। द आर्ट ऑफ वार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है इनका। द आर्ट ऑफ वार, इनमें नागरिक सेना के निर्माण का समर्थन किया है। और इनका जो अंतिम बुक है वह है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। ठीक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। और इसमें मैकियावेली की हमने कुछ हेडिंग्स जो देखी हैं, तो इसमें हम एक बार और थोड़ा संक्षिप्त करने की कोशिश करते हैं। तो मानव स्वभाव के बारे में इन्होंने बताया कि मानव स्वार्थी और लालची डरपोक होते हैं, जो अपनी संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं। ठीक है, जो मानव है उसका स्वभाव लालची, स्वार्थी, लालची, डरपोक है, जो अपनी संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं। और किसी भी जो राजा है उसको भय और प्रेम दोनों का रास्ता चुनना चाहिए, ऐसे भय, लालची और स्वार्थी लोगों को सबक सिखाने के लिए। और इसको पहला आधुनिक विचारक क्यों बोला गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का निर्माण किया, ऐसे कुछ आधुनिकी शब्दों का इस्तेमाल किया, और कुछ आधुनिकी पद्धतियों का जो प्रयोग किया इन्होंने, जैसे कि गणतंत्र है, और गणतंत्र हो गया, या फिर एक हो गया जिसमें गणतंत्र के बाद जब दूसरा जो टॉपिक हम देखते हैं, तो उसमें ये है कि जो राज्य है, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य के निर्माण कैसे हो, तो उसके बारे बारे में इनका जो पहला विचार इनका ही माना जाता है। ठीक है, और मैकियावेली के विचारों की विशेषता क्या है, तो विशेषता में हम देखेंगे, जैसे व्यवहारिकता है, यथार्थता है, यथार्थ विश्लेषण है। और जो बीजारोपण इन्होंने किया था, जैसे संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र, राज, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र। ठीक है, इनके बारे में इन्होंने बताया है। मैकियावेली ने अपने युग के शिशु के रूप में इनको क्यों जाना जाता है, क्योंकि पुनर्जागरण काल में इन्होंने पुनर्जागरण जो काल है, उस टाइम इन्होंने क्या है, शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना कैसे कैसे हो सकती है, और राष्ट्र राज्यों का उदय, इसके बारे में बताया। इटली का राजनीतिक विभाजन उस टाइम हो रखा था, उसको एकीकरण की कैसे किया जाए। इटली की एकता में पोप का जो बांधा है, जो पोप है, जो उसको इटली के जो राष्ट्र राज्य है उसके अंदर कैसे लिया जाए। इटली का समाज दुर्दशा में किस टाइप से था, क्योंकि उसमें राष्ट्र निर्माण की कोई भावना नहीं थी। और सद्गुण और भाग्य, सद्गुण में क्या है कि अ, राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए। शक्ति आदर, देखो सद्गुण का सिस्टम होता है कि हमारी योग्यताएं, या फिर ऐसी हम वहां पर खड़े रहें जहां हम विपरीत स्थितियों को बदल सकें। भाग्य का मतलब होता है कि जहां हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ऊपर वाले पे छोड़ दें या भगवान पे छोड़ दें कि वो होगा, अपनी मर्जी से होगा। तो बर्लिन ने इसको अच्छे से डिफाइन किया है। इसमें क्या है कि राजनीति और नैतिकता का संबंध, बर्लिन ने अपनी बुक है जो द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली में बताया है, राजनीति और नैतिकता को अलग कैसे कर दिया इन्होंने। मैकियावेली की शासन पद्धति दो प्रकार की है, जिसमें एक आदर्श रूप है, दूसरा व्यवहारिक है। आदर्श रूप इनका है द प्रिंस में है, व्यवहारिक में है डिस्कोर्स ओनली भी, सॉरी, डिस्कोर्स ओनली भी यहाँ पर आ जाएगा, और द प्रिंस व्यवहारिक आ जाएगा। ठीक है, और अगला जो हमने देखा है, राजनीतिक और नीति शास्त्र। तो राजनीति और नीति शास्त्र में नैतिकता को अलग कर दिया इन्होंने। क्या है कि जो राज्य के भलाई के लिए जो काम होगा वो राजनीतिक है। नैतिकता में क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, राजा को कैसे इस्तेमाल, किस टाइम पर नैतिक होना चाहिए, तो ये इनसे अलगाव कर दिया इन्होंने। तो आलोचना इनकी है साध्य और साधन को इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो कि पवित्रता पर ध्यान नहीं देते हैं। और इनकी बुक है जो प्रिंस है, पहला द प्रिंस है, दूसरा डिस्कोर्स ऑन लिवी है, द आर्ट ऑफ वार है, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है,
आई होप कि मैकेवली को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर इसमें फिर भी कुछ रह चुका है या आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो भी हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। और अदरवाइज हम ये जो हमारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी अगर हमें ऐसे कमेंट मिले कि इसमें कुछ और एक्स्ट्रा हमको करवाना चाहिए, तो हम लाइव क्लास में आकर आप लोगों को बता सकते हैं। और आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।